नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और अमेरिका में आर्थिक शटडाउन पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। इजराइल का गाजा निवासियों को शहर छोड़ने का आदेश। रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा, रहने पर माने जाएंगे आतंकवादी। कई गाजावासियों की ट्रंप प्लान से उम्मीदें, कहा पूरी तरह थक चुके हैं। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला फिर रहा नाकाम। अमेरिका में और गहराया शटडाउन का संकट। पक्ष विपक्ष अपने अपने रुख पर अड़े। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दी भारी छंटनी की चेतावनी। डेमोक्रेट राज्यों की विकास परियोजनाओं की फंडिंग की फ्रीज। रूस का ईयू के यूक्रेन ऋण और क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव पर करारा पलटवार। कदम को बताया बेतुका। सख्त जवाब देने की चेतावनी। ईयू और नेटो पर लगाया उकसावे का आरोप। ईयू की बैठक में ड्रोन वॉल योजना पर उभरे मतभेद। हैती में बढ़ती अराजकता पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। कहा आने वाले समय में और बिगड़ सकते हैं हालात। 2022 से सशस्त्र हिंसा में 16,000 से अधिक की मौत। गिरोह संबंधी हिंसा पर बढ़ाई निगरानी। दक्षिण कोरिया में विदेशियों को बच्चे गोद देने वाली योजना पर विवाद। जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति ने मांगी माफी। जांच में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और धोखाधड़ी का खुलासा। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तनाव चरम पर है। पूरे इलाके में लोग सरकारी कार्यालय, स्कूल और दुकानों को बंद कर सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ यहां हो रहे अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हैं। पाकिस्तान सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, फिर भी यहां हालात नहीं सुधर रहे। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। संसद से लेकर सड़क तक पाकिस्तानी सेना की तानाशाही के खिलाफ उबाल है। पाकिस्तानी सेना और सरकार के भ्रष्टाचार, अत्याचार और दुराचार का पाप का घड़ा भर चुका है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक एक ही आवाज गूंज रही है, आजादी और आजादी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ 5 दिन पहले शुरू हुआ जनता का आंदोलन व्यापक और प्रभावशाली होता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, कमरतोड़ महंगाई, बिजली संकट से त्रस्त जनता जब लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरी तो पुलिस और सेना ने इन पर गोलियां बरसा दी। अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर हजारों लोगों ने विभिन्न शहरों से पाकिस्तानी सत्ता को चुनौती देते हुए मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च के तहत कूच किया, तो इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले और बंदूकें खोल दी। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर दिया। प्रदर्शन की शुरुआत जनता की मूलभूत मांगें पूरी न करने से हुई थी, लेकिन अब ये आंदोलन पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गया है। बलूचिस्तान की तरह पीओके के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्र में लगातार शोषण और संसाधनों की लूट हो रही है, जबकि उन्हें बुनियादी सुविधाओं से महरूम रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने अशांत क्षेत्र में जनजीवन को ठप कर दिया है। जानकार इसे पीओके में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा जन विरोध बता रहे हैं। एक्शन कमेटी ने यूएन समेत मानवाधिकार संगठनों से तत्काल हस्तक्षेप और खून खराबे को रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने का आह्वान किया है। घुटनों पर आई शहबाज सरकार ने जांच के आदेश देकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आंख चुराने की कोशिश की है। पीओके सरकार ने कमेटी को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन साथ ही विरोध प्रदर्शन बंद नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी जारी की है। इस आंदोलन की गूंज अब विदेश तक पहुंच गई है। JKAAC कार्यकर्ता लंदन स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
ये विरोध प्रदर्शन 2 साल पहले क्षेत्र में आटे और बिजली की नियमित और रियायती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें अतिरिक्त मांगें भी जुड़ गई हैं, जैसे अभिजात्य वर्ग के विशेषाधिकारों में कटौती, मुफ्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय सरकार को पूर्ण शक्तियों और धन का हस्तांतरण शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन स्थानीय प्रदर्शनों को भी बाहरी ताकतों की साजिश बता रहे हैं। इतिहास रहा है कि पाकिस्तान की सेना हर बार आंतरिक असंतोष और विद्रोह का ठीकरा बाहरी ताकतों पर फोड़ती है, लेकिन असल में ये रणनीति सेना द्वारा जवाबदेही से बचने और ध्यान भटकाने का तरीका है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। अशोक जी, जो ये पीओके में इस वक्त हालात काफी बिगड़े हुए हैं, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी बहुत धन्यवाद जी। मेरी पहली प्रतिक्रिया ये होगी, जो ये देखिए पहली बार तो नहीं हो रहा है वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जैसे आपकी रिपोर्ट में भी बताया, बहुत समय से ऐसे जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, प्रोटेस्ट वगैरह हैं, ये सब होते रहे हैं, परंतु इस बारी का जो प्रोटेस्ट है वो उन सभी से बहुत अलग है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पिछले 5 दिन से ये चल रहा है और ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जो वहाँ की पाकिस्तान की पुलिस है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने बहुत ही बर्बरता से उनके ऊपर गोली चलाई है। 12 लोग, जैसे आपने बताया, उनकी मृत्यु हो गई है, 200 लोग घायल हैं। तो बहुत ही वहाँ पर क्षति पहुंची है, परंतु लोगों के दिलों में जो गुस्सा है वो एकदम उबाल पर पहुंच गया है और वो बिल्कुल भी वापस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और वो सरकार के विरुद्ध और सेना के विरुद्ध, क्योंकि वो कहते हैं जो भी वहाँ पर दहशतगर्दी मची हुई है वो सब सेना की वर्दी से हो रहा है और सेना ही वहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। क्योंकि वो वाली भी एक जगह है, देखिए जैसे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में भी बहुत नेचुरल रिसोर्सेज बहुत काफी मात्रा में है, परंतु जो कुछ भी है वहाँ का, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स, तो आपने देखा है वहाँ के जो प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ है वो लेकर वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए ले गए। इसीलिए बलूचिस्तान में भी बहुत रोष है, यहाँ भी बहुत रोष है। जो बहुत इनके पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, सभी कुछ है, परंतु फिर भी इनको दिक्कत हो रही है पानी की, इनको दिक्कत हो रही है बिजली की। वहां पर ना किसी शिक्षा का संसाधन के कुछ उनके उपलब्ध हैं, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ भी उपलब्ध है, ना वहां पर सड़कें ठीक हैं। तो हर तरफ से जो सरकार है वो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिए उनमें जो गुस्सा है वो बार बार कर उबल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। अशोक जी, आपका लंबा अनुभव रहा है, अगर हम पीओके की बात करें तो वहाँ के लोग लगातार सौतेला रवैया उनके साथ किया जाता है, ये आरोप पाकिस्तान सरकार पर लगाते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए उनका कहना है जो हमारे पास सभी कुछ सामान है, परंतु जो भी है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, परंतु उसका फायदा हमको नहीं होता है। उसका फायदा, क्योंकि अब देखिए ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है। तो वहां पर जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ना तो उसमें उनको जॉब्स मिल रहे हैं, ना उनको नौकरियां मिल रही हैं, ना वहां से जो खनिज पदार्थ होता है वो उसका फायदा उनको मिलता है। वो वहां से बाहर चला जाता है और उनके साथ बिल्कुल ही जैसे आपने बताया सौतेला व्यवहार किया जाता है, उनके हिस्से में कुछ नहीं आता है। मैं कहूंगा ये वाला यहाँ पर जो हालात हैं चंद्रशेखर जी, और जो हालात हैं बलूचिस्तान में, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, क्योंकि दोनों ही कहते हैं जो हमारे पास बहुत ही अच्छी मात्रा में मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, और अगर आप ये जो खनिज पदार्थ हैं इनको अगर आप माइन करते हैं तो इनका फायदा हमको होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में से ये निकाला गया है। परंतु जो वहाँ की सरकार है, जो वहाँ की सेना है, वो उनको बस दबा कर रखती है। और अशोक जी, यहाँ पर अंतिम सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब भी पाकिस्तान में इस तरह से असंतोष उभरता है, इस मामले में भी
उनके सैन्य प्रतिष्ठान या उनकी सरकार कहती है कि इसमें विदेशियों का हाथ है, विदेशी ताकतों का हाथ है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, वो केवल विदेशी ताकत नहीं कहते हैं चंद्रशेखर जी, वो एकदम सीधी उंगली भारत के ऊपर उठाते हैं। और आपको याद होगा जब 2009 में शर्म एल शेख में हुआ था, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने तो एक अग्रीमेंट में ये लिखवा भी लिया था, जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसकी हम मिलकर तहकीकात करेंगे, क्योंकि वो उंगली बिल्कुल ही भारत की तरफ उठाना चाहते हैं। भारत ने इसको एकदम नकार दिया है, क्योंकि हम किसी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। ये उनका अपना, जो लोग हैं वहां पर रहने वाले हैं, वो इतने दुखी हो गए हैं, इतने त्रस्त हो गए हैं, जो वो बिल्कुल सड़कों पर उतरने पर आमदा हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। ठीक है, अशोक जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। जब कोकोनट हिट किया, जोजी यू टर्न लिया। सॉरी, इट्स ओके जेटा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास है ना। जोजी इज अ कोकोनट, बट अपना श्रीनिवासन अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में आर्थिक शटडाउन का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। सीनेट में फंडिंग बिल पास कराने के लिए ट्रंप सरकार को विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि इससे लाखों नौकरियों को खतरा पैदा हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेट शासित राज्यों की विकास योजनाओं की फंडिंग फ्रीज कर दी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप हुए एक दिन बीत चुका है, लेकिन राजनीतिक गतिरोध का कोई हल नहीं निकल रहा है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को लेकर जंग और तीखी होती जा रही है। डेमोक्रेट्स का तर्क है बीमा प्रीमियम का भार बढ़ने से रोकने के लिए सब्सिडी जरूरी है, जबकि रिपब्लिकन इसे अप्रवासन और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हैंडआउट बताकर खारिज कर रहे हैं। गहराते टकराव के बीच एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स पर अमेरिकी जनता को बंधक बनाने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर डेमोक्रेट्स ने कहा है कि ट्रंप जनता को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शटडाउन के बाद से व्हाइट हाउस और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लगातार चेतावनी दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने टकराव के कई दिन या हफ्तों खिंचने पर संघीय कर्मचारियों की छंटनी की चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में नौकरियां जाने का असर अस्थायी नहीं रह सकता। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कहा है कि एजेंसियां कटौती की तैयारी कर रही हैं और छंटनी नजदीक मानी जा रही है। हमारा मानना है कि छंटनी निश्चित है। दुर्भाग्य से यह इस सरकारी बंद का नतीजा है। आकलन के मुताबिक लगभग 7,50,000 संघीय कर्मचारी फरलो पर जा सकते हैं। अगले आदेश तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। आवश्यक सेवाएं जैसे सेना, मेडिकेयर और मेडिकेड जारी हैं, लेकिन कई नागरिक सेवाएं ठप हैं। राष्ट्रीय उद्यान, संग्रहालय और स्मारक बंद हैं, जिनमें मिसूरी का गेटवे आर्च और बोस्टन की जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी शामिल हैं। FBI एजेंट्स एसोसिएशन और अन्य सुरक्षा समूहों ने चेतावनी दी है कि इससे जांच, निगरानी और फॉरेंसिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। कांग्रेसनल बजट ऑफिस के अनुसार ये शटडाउन हर दिन करीब $40 करोड़ का नुकसान पहुंचा रहा है।
शटडाउन से सरकारी अनुबंध, प्रोजेक्ट और उपभोक्ता खर्च प्रभावित हो रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था को झटका लग रहा है। लंबा शटडाउन निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है और विकास को बाधित कर सकता है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि इस बार फर्लो का इस्तेमाल स्थायी छंटनी के लिए हो सकता है, जिससे कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ गई है। खासकर शिक्षा विभाग जैसे क्षेत्रों में जहां कर्मचारी पहले ही आधे हो चुके हैं, दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और ये गतिरोध देश के लिए महंगा साबित हो रहा है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, अमेरिका में जो स्थिति बनी हुई है, जल्द ही अगले साल अमेरिका में मध्यावधि चुनाव भी होने हैं, ऐसे में ये राजनीतिक तनातनी और शटडाउन, क्या कुछ कहेंगे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें देखने के लिए। एक तो ये पहली बार नहीं हो रहा है वहां पर शटडाउन। अगर देखा जाए 1976 से जब ये स्कीम ऐसे बनकर आई थी, तो उसके बाद करीब पिछले अगर देखा जाए 49-50 साल में करीब 20 बारी ये शटडाउन हुआ है। परंतु जो पहले के शटडाउन रहे हैं चंद्रशेखर जी, वो हमेशा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे रहे हैं। मतलब उन 20 शटडाउन में अगर मैं कहूं तो 10 ऐसे थे जो कि 1 सप्ताह से कम के थे और 10 थे जो कि उससे ज्यादा थे। सबसे बड़ा जो शटडाउन था वो पिछली बार हुआ था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही, 2018 से लेकर 2019 में करीब 35 दिन का वो शटडाउन था। और जैसे अभी भी आपने बताया है, करीब $400 मिलियन एक दिन में उनका नुकसान हो रहा है। मतलब वो पूरे उस अवधि में करीब $3 बिलियन का उसमें नुकसान हुआ था। परंतु फिर भी अगर देखा जाए जो बाजार के ऊपर, वहां पर उनकी आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव तो पड़ेगा। सबसे ज्यादा मैं समझता हूं जो ह्यूमन एलिमेंट है इसका, जैसे वो चेतावनी दे रहे हैं, जेडी वांस ने आज वहां पर व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कैरोलिन लिविट कर रही थी, वो खुद चले गए उसमें और उन्होंने कहा जो हम इसमें केवल फरलो में नहीं जाने देंगे, मतलब उनको सस्पेंड या डिस्चार्ज नहीं, उनको पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया जाएगा बहुत लोगों को। तो ये लोगों में बहुत चिंता आ गई है और जो रिपब्लिकन्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस है, वो कह रहे हैं इस सब का जिम्मेदार डेमोक्रेट जो पार्टी है और उसके सदस्य हैं वो हैं। परंतु डेमोक्रेट्स का तो कहना बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं हमारी मांग जो है बिल्कुल सीधी है और अभी ये कुछ उन्होंने पोल आई है उसमें उन्होंने बताया है जो ज्यादा लोग वहां के अमेरिका के वो रिपब्लिकन्स को होल्ड करते हैं रिस्पॉन्सिबल, उनको जिम्मेदार बताते हैं ज्यादा। हालांकि कुछ लोग तो डेमोक्रेट्स को भी बताते हैं, परंतु फिर भी उम्मीद की जा रही है जो पहले की तरह ये इतना लंबा नहीं चलेगा और जल्दी ही इसका कुछ समाधान निकाल लिया जाएगा। राजनीतिक नफा नुकसान की हम बात करें, क्योंकि मध्यावधि चुनाव होने हैं, उसमें किसका नफा किसका नुकसान? जनता तो पिट रही है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनता तो पिट रही है और इसलिए जैसे मैंने कहा जनता का क्या इसमें मत है, उन्होंने कहा है जो ज्यादा जिम्मेदारी इसमें रिपब्लिकन्स की है। आफ्टर ऑल जो प्रेसिडेंट हैं जिनके हाथ में सत्ता है वो कुछ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं इसके बारे में। तो इसीलिए ज्यादा मेरे विचार से नुकसान रिपब्लिकन पार्टी को होने वाला है अगर ये ज्यादा देर तक चलता है। परंतु फिर भी अगर वो जैसे ये छटनी कर देते हैं, लोगों को बर्खास्त कर देते हैं, देखिए 7,50,000 लोग उनको उन्होंने फरलो पर भेज दिया है। सभी पूरे इसमें पूरे जो भी देश में जो भी फेडरल एम्प्लॉयज हैं उसमें 7.5 लाख लोगों को अगर उसमें से वो 1 लाख 2 लाख को भी बर्खास्त करते हैं तो देखिए इसमें ह्यूमन ट्रेजेडी बहुत ज्यादा हो जाएगा। परंतु अगर देखा जाए तो मार्केट्स पर और अर्थव्यवस्था पर इतना ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिछली मर्तबा भी जब 35 दिन का ये हुआ था, शटडाउन हुआ था, तो तब पूरा $3 बिलियन का नुकसान हुआ था जो कि 0.02% है जीडीपी का। तो वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। परंतु अगर देखा जाए तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये बेहतर हो सकता है क्योंकि जो अमेरिका में निवेश है, अमेरिका में जो कॉन्फिडेंस है उसकी इकोनॉमी में, वो थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा डगमगाएगा। अशोक जी, आपको वहाँ का काफ़ी अच्छा अनुभव है। अंतिम सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, वक्त कम है।
कि पिछली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था कोई शटडाउन नहीं हुआ, ट्रंप का जो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन था 3 बार शटडाउन हुआ, फिर ये इस एडमिनिस्ट्रेशन में भी शटडाउन हो गया। क्या ट्रंप को ज़्यादा ही राजनीतिक विरोध झेलना पड़ता है वहाँ पर, या आने वाले मध्यावधि चुनाव को लेकर के ये राजनीतिक रस्साकशी थोड़ा और ज़्यादा हो गई है वहाँ पर? नहीं, देखिए बात ऐसी है, जो कौन प्रोएक्टिवली इससे डील करने के लिए तैयार है। आपको याद होगा राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय में भी ऐसा हुआ था, जब वो गए थे 2023 में, जब वो हिरोशिमा में थे, G7 का समिट था, और वहां पर शटडाउन के जब आसार नजर आए वॉशिंगटन डीसी में, उन्होंने उसके बाद जाना था पपुआ न्यू गिनी, उसके बाद जाना था ऑस्ट्रेलिया। वो दोनों उन्होंने अपने जो दौरे थे वो खत्म किए, सीधा वॉशिंगटन गए, बातचीत की और उसको सुलझा लिया। मेरे विचार से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतना ज्यादा प्रोएक्टिवली इसको संभालने के लिए इतना ज्यादा काम नहीं किया जा रहा है, जितना कि किया जाना चाहिए। अगर करें तो जरूर इसका समाधान निकल सकता है। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ये अपन का आंटी मैरी है, एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं भूला, पर शांताबाई ठीक से फर्श पहुंचना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है, अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। जब कोकोनट हिट किया, जोजी यू टर्न लिया। सॉरी, इट्स ओके जेटा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास है ना। जोजी इज अ कोकोनट, बट अपना श्रीनिवासन अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। इजराइल ने गाजा में सहायता ले जा रही ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला की नौकाओं को रोक लिया है और उन पर सवार जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन लोगों को एक इजरायली बंदरगाह पर स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां से इन्हें यूरोप डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इन्हीं लोगों में पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद खान भी शामिल हैं, जो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। कोपेनहेगन में चल रही 27 यूरोपियन देशों की बैठक में रूस के हाइब्रिड युद्ध का जवाब देने को लेकर विरोधाभास सामने आए हैं। डेनमार्क सहित कई यूरोपीय देश जहां रूस के खिलाफ सामूहिक ड्रोन वॉल बनाने जैसे कड़े कदम उठाने की बात कह रहे हैं, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हैं जो रूस के साथ चल रहे तनाव को और बढ़ाएं। कोपेनहेगन में यूरोपीय देशों की बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस के पास यूरोप में कहीं भी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की क्षमता है। साथ ही उन्होंने इस खतरे से निपटने में मदद के लिए अपने देश की विशेषज्ञता की पेशकश की। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार मस्क की संपत्ति पहली बार $500 अरब को पार कर गई। इसके बाद मस्क इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनकी नेटवर्थ $500 अरब के स्तर तक पहुंची।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग ने 50 के दशक में कोरियन युद्ध के बाद अनाथ बच्चों को विदेशों में गोद देने की योजना के लिए माफी मांगी है। इसके तहत 14,000 बच्चों को विदेशियों ने गोद लिया था। हाल में एक आयोग ने जांच में पाया कि इस पूरी योजना में कोरियन बच्चों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि रूसी गोलीबारी के कारण चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। विशेषज्ञ वर्तमान में बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन ने बिजली जाने से होने वाले प्रभाव के बारे में नहीं बताया, न ही रूस ने इस पर कोई टिप्पणी की है।